हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो आज का जो क्लास है, हमने फिजिक्स के चैप्टर लाइट को लिया हुआ है और आज जो है फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर जो है आपको पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मैं फिजिक्स का यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर से शुरू कर रहा हूं, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक के लेसन 10 में मिल जाएंगे। आज हम लोग प्रकाश को अच्छी तरह से समझेंगे और कौन कौन से टॉपिक पे अपनी आज चर्चा होने वाली है और छोटी छोटी बातों आप नोट भी करते चलिएगा। जैसे आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पर भी पढ़ के देखिए। प्रकाश क्या है इसे बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति क्या है। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति क्या है? दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति क्या है? पहले मैं इन दोनों टॉपिकों को खत्म करूंगा, उसके बाद जो है हम लोग आगे के टॉपिक को लिखेंगे। तो प्रकाश जो है सबसे पहले तो एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। इसे समझने के लिए मैं बताऊंगा कि तरंग क्या होते हैं और ये तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से मैं सबसे पहले इसे रफ करूंगा और दोहरी प्रकृति भी समझाऊंगा। यहाँ आप पहले प्रकाश सुनिए। प्रकाश लाइट। प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मैं बिल्कुल तरंगों को समझाऊंगा, थोड़ा सा बस वेट करना है ताकि मैं डिफिनेशन लिख लूं। तरंगों के रूप में गमन करती है, रूप में गमन करती है तथा जिससे किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति प्राप्त होती है। किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति प्राप्त होती है। सहानुभूति प्राप्त होती है। यहां समझे कि प्रकाश हमें ऊर्जा देता है। आप समझ भी सकते हैं कि पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की जरूरत होती है और हमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की जरूरत है और हमें भी ऊर्जा की जरूरत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रकाश तो एक ऊर्जा का रूप है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति जब हो जाएगी तो अपने पास की वस्तुएं जिसे आप देख रहे थे उसे भी नहीं देख पाएंगे। अर्थात प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है, जिसे मैंने लिख दिया कि सहानुभूति प्राप्त होती है। मैंने यहाँ कह दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि तरंग क्या होते हैं। तरंग क्या होते हैं? तो तरंग जो है, तरंग यहाँ समझ जाइए कि तरंग जो है ऊर्जा के एक साधन को दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तरंग जो है ऊर्जा के एक स्तर को दूसरे स्तर तक पहुंचाने का काम करता है। और ये तरंग दो तरह की होती है। तरंगें दो तरह की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें बिल्कुल अच्छी तरह से छोटी छोटी बातों को समझिएगा, क्योंकि कह देगा कि प्रकाश एक प्रकार का खाली स्थान तरंग है। प्रकाश खाली स्थान एक प्रकार का तरंग है। तो आप सोचेंगे तो हम किताब में तरंग पढ़े ना है, ठीक है, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए और प्रकाश की सभी गुणों को हम लोग अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। और अपनी तैयारी पे भरपूर फोकस कर दीजिए कि कोई भी प्रश्न हम छोड़ना पड़ेंगे। परीक्षा में जो भी मिलेगा हम उसे नोट करेंगे। और परीक्षा के अलावा जानकारी के लिए
यांत्रिक तरंगे और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स और इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसे हम लोग बोलते हैं वेव्स, वेव बोलेंगे, और इसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स, और इसे बोलेंगे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। यानी कि आप यहां से समझिए कि वे तरंगे जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ऐसी तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं यहाँ की रूम के पूरे हवा को निकाल दूं और मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ निर्वात हो जाएगा और ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगों के प्रकार है। और हम कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर लाने के लिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर लाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अर्थात प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आया हुआ है और इसे लाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यहाँ अयांत्रिक तरंगों के एक प्रकार होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, अर्थात प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही उदाहरण है। और इनके दो प्रकार होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, और होते हैं एक अनुप्रस्थ तरंग। तो इसे जब आप वेव चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अनुदैर्घ्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है, माध्यम के कण एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं या माध्यम के कण जो है जिग जैग करते हुए आते हैं, तो उसमें हो जाती है अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। हमारे प्रकाश जो है एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए आपके सोच सकते हैं कि घरों में आने वाली प्रकाश किरण को अपने पास लाने के लिए आप कोई टेम्पो रेलगाड़ी नहीं भेजे थे कि जाओ भाई प्रकाश लेकर के आओ, वो खुद ब खुद वहां पर आ गया था। अर्थात अयांत्रिक तरंगों के प्रकार हो जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे तरंगे हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम यहाँ कर सकते हैं कि अयांत्रिक तरंगों के समझने के लिए इसमें लिखा जा सकता है कि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और इसे कहा जा सकता है, इसे माध्यम चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल आपके जानकारी के लिए लिखा गया है और पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ कि आप प्रकाश को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि तरंग जो है दो प्रकार की होंगी, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं, जबकि अयांत्रिक तरंग के प्रकार जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार हट जाता हूँ और आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और लिख लिया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति, यानी कि ये डबल नेचर ऑफ लाइट, इसे डबल नेचर ऑफ लाइट के नाम से हम लोग जान सकते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? बहुत समय तक हम लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि प्रकाश तरंग की तरह तो चल रहा है, लेकिन प्रकाश कहीं कहीं पे कण की तरह भी चल रहा था। तो प्रकाश को देखा गया कि प्रकाश जो है तरंग की तरह भी कार्य कर रहा है, तरंग की तरह भी कार्य कर रहा है। और इस तरंग के गुण में आए थे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं प्रकाश के तरंग गुण को प्रदर्शित करते थे। और जबकि प्रकाश एक बार कण की तरह भी कार्य कर रहा था और इन कणों को आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन को आप भली भांति अच्छी तरह से जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि कण की तरह भी कार्य करता है, अर्थात प्रकाश जो है एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा के पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, बंडल के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें कण के रूप में पाए जाने को उन्होंने कण को फोटॉन कहा है। फोटॉन, आइंस्टीन के द्वारा कणों को कहा गया है फोटॉन, ठीक है। तो फोटॉन जो है कण की तरह व्यवहार कर रहा था। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव कण की तरह कार्य करता है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन ये सभी जो है
कार्य करते हैं प्रकाश के तरंग गुण पर। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश की एक घटना होती है परावर्तन, कोई दिक्कत नहीं होगा, परावर्तन को भी हम लोग समझेंगे, केवल अभी तरंग गुण को समझ रहे हैं, ठीक है। तो परावर्तन है, अपवर्तन है, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, ये सारी घटनाएं जो है प्रकाश के तरंग गुण पर निर्भर करती है। जबकि कण के फोटोन की तरह पे प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव इस पर काम करता है कण की तरह पर। तो इस बात को हमें आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, और जबकि इसके नियम को हाइजेंस ने बताया था, हाइजेंस ने हमें बताया था। जबकि इसके गणितीय थ्योरी, तरंग थ्योरी जो है हाइजेंस बताए थे, और गणितीय थ्योरी जो है मैक्सवेल ने हमें बताया था। गणितीय थ्योरी इतना डीपली नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसकी गणितीय थ्योरी बताए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है इनका बहुत सारा योगदान रहा फिजिक्स में, ठीक है। ये मैक्सवेल जो है ये गणितीय सिद्धांत को मैक्सवेल ने बताया था, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ गणितीय सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत बताए हुए थे मैक्सवेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, ये सारी घटनाएं प्रकाश के तरंग गुण को दिखलाएंगी। लेकिन जब कहा गया है कि प्रकाश के कण सिद्धांत पे कौन सी घटना कार्य करती है, तो प्रकाश के कण सिद्धांत पर एक घटना है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश के विद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के कणिका सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे अब रफ करने वाला हूँ। बातों को मैंने रफ कर दिया है, और एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं हम लोग, प्रकाश की चाल, ठीक है। और आप केवल वीडियो देखने के चक्कर में ना रहें, आप एक काम करें कि इसे देखने पे जितना आपने समय इस पर व्यतीत किया है उससे ज्यादा आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। काम किया है कि इसे पढ़ने के बाद आप एक बार रिपीट कर लिया जाएगा, और रिपीट जब कर लेंगे हम लोग तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। और इसकी मैं गारंटी रखता हूँ कि जो भी कहा जाएगा अच्छी तरह से 2-2 बार 3-3 बार कह करके बिल्कुल याद करवा दिया जाएगा। और आप मेहनत में लगे रहिए, और एक प्लान बनाइए कि हमें जीतना है, ठीक है। एक प्लान बनाइए कि हमें जीतना है, क्योंकि तैयारी करनी है जीत की, तो परवाह है किस चीज की, ठीक है। तो आप जीत की तैयारी कीजिए और किसी चीज का परवाह ना करें। यहाँ पर प्रकाश की चाल हमने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे एक जगह से दूसरे जगह तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो जब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसका मतलब जो है कि यह निर्वात में भी जा सकता है। तो बोले निर्वात कोई चीज होता है, ठीक है। निर्वात होता है वैक्यूम, निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। ऐसे स्थान जहां पर वायु भी ना हो उसे बोला जाता है निर्वात। ऐसे स्थान जहां पर वायु भी ना हो उसे कहा जाता है निर्वात। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है, निर्वात में भी आ सकता है, इसे कोई रोक टोक नहीं सकता है। इसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आप कितना भी जोर से चिल्लाइए, आप पटना तक नहीं सुना सकते, अपनी आवाज को पटना तक नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ये सूर्य का प्रकाश जो है पूरे विश्व तक अपने प्रकाश को जा सकता है, आ सकता है, ले जा सकता है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है इसे। अर्थात सूर्य अपनी प्रकाश को सभी जगह पर भेज देता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता उसे नहीं पड़ी थी। अब देखिए प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले हम लोग निर्वात में समझते हैं। अर्थात ऐसे स्थान जहां पर वायु भी ना हो वहां पर प्रकाश पहुंचता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के मन से भी कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर। और ये जो है प्रकाश जब गुजरती है सघन माध्यम में, सघन माध्यम यहाँ समझा जाए, सघन माध्यम और एक और मेरे पास
ये आपको जब मैं चैप्टर में लेकर चलूंगा और चैप्टर के हर एक बातों को पढ़ाया जाएगा तो ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी हर संभव प्रयास करूंगा कि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो वहां पे हमें सघन माध्यम और किरण माध्यम को भी पढ़ना होगा। आप पहले से ही पढ़ करके और तैयार होकर के चलिए, क्योंकि आपने तैयारी कर लिया है चीज का, ठीक है, और तैयारी करिए। सघन माध्यम और एक अपने पास होते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है? रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम। तो अब देखिए सघन मतलब सोच लीजिए कि जाम सड़क, व्यस्त सड़क, ठीक है, व्यस्त जगह। और विरल मतलब सोच लीजिए कि सुनसान सड़क। तो सुनसान सड़क और जाम सड़क, व्यस्त सड़क, बीजी जो है अपना रोड, उस पे सोचते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में जाएंगे। यहाँ पर मान लिया जाए कि सघन, कोई आपसे पूछ दिया जाए कि सघन माध्यम किसे कहा जाए, तो सघन माध्यम कहेगा कि जिस माध्यम के कण काफी सटे सटे होते हैं, जिस माध्यम के कण काफी सटे सटे होते हैं उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो ये वायु जो है या निर्वात जो है बिल्कुल विरल माध्यम है, इसके पास कोई कण नहीं है। और जबकि सघन माध्यम, यदि मैं एक द्रव की बात कर दूं, यदि मैं एक ठोस की बात कर दूं, तो द्रव के कण सोचे थे कि ये कुछ दूरी दूरी पर पाए जाते हैं, जबकि ठोस के कण काफी सटे सटे पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ठोस जो है एक सघन माध्यम है, जबकि द्रव जो है एक विरल माध्यम है। क्या है? ठोस जो है विरल माध्यम है। तो यहाँ समझे कि जब प्रकाश को किसी सघन माध्यम से गुजरना पड़ेगा, सघन माध्यम से गुजरना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश को विरल माध्यम में सुनसान जगह पर जाना होता है, जिसके कण काफी दूर दूर होते हैं, तो ये आसानी से अपनी स्पीड बरकरार किए हुए चल जाता है। अर्थात यहाँ पर कह दिया जाए कि जब प्रकाश जो है वायु में जाती है, जब प्रकाश जो है किसी कांच में जाती है, और जब प्रकाश जो है किसी प्रकाश जो है जल में जाती है, प्रकाश जल में जाएगी और प्रकाश जो है वायु में जाती है, तो ये अपनी स्पीड को कुछ कम कर लेगी। ठीक है, यहां से बिल्कुल अच्छी तरह से आज याद ही करवा देता हूं। ठीक है, अब सुनिए, पहले था 3 गुना 10 के घात 8, ठीक है, यानी कि निर्वात था। ऐसे स्थान जहां पर कुछ भी ना हो, वायु ना हो, उसे निर्वात कहा जाएगा। जब ये यहां से यहां पर जाएगा, यहां से यहां पर आएगा और यहां से यहां पर आएगा, तो इन तीनों में आप समझ सकते हैं कि अभी हमने बताया कि सघन और विरल किसे कहते हैं। तो सघन उसे कहा जाएगा जिसके कण काफी छोटे छोटे होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों अवस्थाओं में कांच जो है सबसे ज्यादा सघन है, उससे कम सघन जो है जल है, और उससे भी कम सघन जो है यानी कि वायु हो जाएगी। तो इन तीनों में से विरल ये हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सघन ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाश अपनी चाल में कमी कर लेती है 35% की, 35% की अपनी चाल कमी कर लेती है। और जब यहाँ पर आती है प्रकाश तो अपने चाल में 25% की कमी कर लेती है। लेकिन जब यहाँ पर आएगी तो प्रकाश 0.5 जो है अपने चाल को कम पा लेती है। अब देखें कि इसे पूर्ण संख्या में भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इसकी पूरे चाल को पूर्ण संख्या में याद कर सकते हैं। और ये पूर्ण चाल आपके पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरह से सारणी बना करके लिखा हुआ है, जो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। यहाँ लिखने से टाइम लॉस होगा। आप यहाँ जान जाइए कि 2 गुना हो 10 के घात 8 ही होगा। ठीक है, 2.5 हो इंटू 10 के पावर 18 होगा। आपको सबसे ज्यादा इन तीनों को याद कर लेना है, कांच में, जल में और साथ में वायु में। इसके अलावा आप चाहे तो केवल एक ठो एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल। इसके अलावा आपको ज्यादा के फेरा में नहीं रहना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप सोच सकते हैं कि प्रकाश की चाल की ज्ञात करने के लिए किसी ने जरूर ढूंढा होगा इसे। ठीक है, तो इसे ढूंढने वाले रोमर थे, इसे ढूंढने वाले रोमर नाम करके भौतिक शास्त्र रहेंगे। ठीक है, और खास करके ये बृहस्पति के द्वारा बृहस्पति ग्रह को एक जगह से दूसरे जगह लगे ग्रहण जो सोच सकते हैं, ग्रहण या उसकी चाल जो है या उसके वेव्स को ये नापते समय या उसको अध्ययन करते समय इन्होंने प्रकाश की चाल को माप लिया था कि इसकी चाल निर्वात में 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपको याद करना है बस यही 35, 25, 0.5 की कमी होती है।
प्रतिशत हटा करके बटा में 100 लगा लेंगे और गुना में 10 कर सकते हैं, 10 के पावर 8। इसे मैं अब रफ करूंगा। यहाँ आ गए हैं अपने नए टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से अपने बुक के काम अब चालू होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, इसे समझने के लिए सबसे पहले डिफिनेशन चाहिए, उसके बाद परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो परावर्तन अपने पास दो प्रकार के हैं, एक नियमित परावर्तन और एक है अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस आने की घटना या लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात इसे शॉर्ट वे में समझा जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आर नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आर नोन एज, बाउंसिंग बैक आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार आप एक गेंद को लेकर के दीवार पर चोट कीजिएगा तो ये जाएगा और पुनः वापस भी लौट के आएगा, तो इसे कह सकते हैं हम लोग बाउंसिंग बैक हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि किसी स्रोत से प्रकाश का आना और उसे टकरा करके वापस लौट जाने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यदि यह किसी सफेद प्लास्टिक के पास आती है तो ये आती है और वापस लौटने की बजाय इसे क्रॉस करके चली जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक जो सफेद था प्रकाश के बाउंसिंग बैक को नहीं किया, मतलब परावर्तन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम परिभाषा भी इसका लिख देता हूं कि प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहां से हमने प्रकाश का परावर्तन लिख लिया, ठीक है। प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूं कि प्रकाश के परावर्तक सतह की बात हो रही है तो अच्छी तरह से आप परावर्तक सतह भी समझ लीजिए। परावर्तक सतह क्या होता है कि इस सतह को हम लोग प्रकाश के आधार पर 3 वर्गों में छोटे क्लासों में बांट लिए थे। एक होते थे पारदर्शी और एक होते हैं पारभासी, अपारदर्शी। ये कह रहा है कि पारदर्शी मतलब कि प्रकाश जो है, प्रकाश किसी माध्यम को, किसी सतह को आर पार कर जाती है तो वो कहलाते हैं अपने पारदर्शी। जैसे कि अपने पास कांच आ जाए, आप फोटो फ्रेमिंग करने वाले फोटो फ्रेमिंग में लगे हुए कांच को देखे थे कि उसमें आपके पीछे लगे फोटो और उसे कांच के बाहर भी दिखाई देता था, मतलब वो प्रकाश उस कांच को क्रॉस करके आपकी इमेज को दिखला रहा है, आपके फोटो को दिखला रहा है, मतलब वो जो है प्रकाश के पारदर्शी गुण यानी कि इस प्रकाश को पार कर रहा है, तो वो सतह में कहलाएगी पारदर्शी सतह। अब कह रहा है कि पारभासी, कह रहा है कि प्रकाश तो जाए लेकिन थोड़ा थोड़ा जाए, यानी कि इसमें होगा कि जैसे प्रकाश आएगी ऑटोमेटिकली ये इसे क्रॉस करके निकल जाएगी, लेकिन ये कह रहा है कि प्रकाश जाएगी लेकिन थोड़ा थोड़ा जाएगी, यानी कि आंशिक रूप से एंट्री करता हो। जिस सतह से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता होगा उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच और आपकी पानी, जिस तरह से आप बाल्टी में थोड़ा सा गंदे पानी में आप एक सिक्का को डाल देते हैं तो वो सिक्का दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है, तो ये जो है पारभासी का काम कर सकता है। या तेल लगा हुआ कागज ले सकते हैं, वो भी जो है प्रकाश को आर पार तो करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है, आंशिक आर पार करता है। यहाँ पर अपारदर्शी हो जाएगा कि ये जाएगा लेकिन प्रकाश को क्रॉस करके नहीं जा सकता है, यानी कि इसे इंटरसेक्ट ना करेगा। ये प्रकाश को जाएगा लेकिन टकरा करके वापस लेके चला जाएगा या खुद इसे ऑब्जर्व कर लेगा।
ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे मैं ये काले रंग के रुमाल पर प्रकाश की कोई किरणें छोड़ता हूं तो ये इसे आर पार नहीं जाने देगा, बल्कि इसे ऑब्जर्व भी कर सकता है। हो सकता है रिफ्लेक्टर करे, यानी कि ये रिफ्लेक्शन कर ही ना सकता है, ये प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पत्थर, कुर्सी, दीवार, ईंट, गेट, टेबल, बेंच, ये सब जो है अपारदर्शी अपने पास सतह है। तो हम लोग दर्पण जब शुरू करेंगे तो उसे सतह को फिर से पढ़ा जाएगा और यहाँ समझा जाए कि डीपली मैंने कहा है तो डीपली चलूंगा, लेकिन सबसे पहले इसे मैं बता दूं कि प्रकाश का परिवर्तन जो है दो तरह का होता है। यानी कि प्रकाश का परिवर्तन दो तरह का, एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। एक उतना अपने पास हो जाएगी नियमित परावर्तन, और एक हो जाएंगे अपने पास अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है कि मान लिया जाए ये अपने पास एक स्मूथ सतह है, और ये भी याद करिएगा कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी सतहों पर होगी, नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी और स्मूथ सरफेस पे होगी। तो मान लिया जाए कि ये किरणें आ रही हैं, ऐसे किरणें आ रही हैं, ऐसे किरणें आ रही हैं, ये दर्पण पर पड़ेगी तो जरूर से जरूर ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि सतह चिकना है, रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस परावर्तन में आपतित किरणें समानांतर हो तथा परावर्तित के समानांतर हो तथा वे प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करती हो, आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर प्रकाश परावर्तन का नियम कोई जानता भी है, कोई नहीं भी जानता है, तो सोच कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रकाश का परावर्तन के नियम भी लिखूंगा और वहां पे एक्स्ट्रा टॉपिक जो है हम लोग डिविएशन भी पढ़ेंगे, अर्थात प्रकाश का विचलन क्या होता है। ठीक है, मैं विचलन भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपतित किरण और प्रवर्तित किरण जो है ये भी एक दूसरे के समानांतर होगी। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण समानांतर किरणपुंज का उदाहरण है। मैं किरणपुंज भी बताऊंगा। ठीक, अभी हम लोग परावर्तन में आए हुए हैं तो परावर्तन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो ये सतह को हमने रजतित कर दिया है या कलई कर दिया है, रजतित और कलई भी बताई जाएगी। ठीक है, रजतित और कलई भी बताई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, कोई बोले आपसे कि नियमित परावर्तन जो है ये इसका डिफिनीशन बताओ। ठीक है, नियमित परावर्तन को कहा जा सकता है कि आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तथा परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसे हम लोग कह देते हैं नियमित परावर्तन हुआ है। लेकिन सपोज दैट ऐसा सरफेस अपने पास है, ऐसा उभरी खबरी या खुरदरी सरफेस है और इधर प्रस्थित किया हुआ है या कलई किया हुआ है लेपन, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आएंगी, यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आएंगी, यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आएंगी, तो कोई इस तरह से जाएगा, कोई इस तरह से जाएगा, यानी कि कोई भी किरण एक दूसरे के समानांतर नहीं हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि खुरदरी या असमतल सरफेस पे जो परावर्तन होता है उसे अनियमित परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब इसे रफ करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं एक दूसरा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, पिछले बात में हमने प्रकाश परावर्तन को देखा, अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है। अभी आप लिखी हुई बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि आप सबसे पहले रफ डायग्राम सुनिए। हमने एक परावर्तक सतह ले लिया है और इस परावर्तक सतह को हमने नीचे से रजतित या कलई कर लिया है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकाश किरण को इस पर आपतित कराते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है तथा यहाँ से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और इसे कहा जाए परावर्तित किरण। हाँ, आपतित किरण और इसे कहा जाए परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आने वाली किरण होती है और परावर्तित किरण गुजरने वाली या लौटने वाली किरण होती है। और यहाँ पर यदि एक अभिलंब यानी कि अभिलंब कहा जाए तो 90 डिग्री की रचना कर लिया जाए,
तो ये अभिलंब हो गया, यानी कि इसे हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं अभिलंब। थोड़ा छोटा लिख दिया गया है, आप बोल करके जो बोला जा रहा है उसे सुन करके महसूस कर सकते हैं। और अभिलंब जो है एक समकोण की रचना करता है दर्पण। समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो अभिलंब तथा आपतित किरण, आपतित किरण या अभिलंब, अभिलंब या आपतित किरण, इन दोनों के बीच में कोण जो बना है इसे आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। और ये आपतन कोण को कोण I द्वारा सूचित किया जा सकता है। और साथ में परावर्तित किरण या अभिलंब, अभिलंब या परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं और परावर्तन कोण को R के नाम से जाना जाता है। अब अच्छी तरह से यहाँ समझ लिया जाए कि जिस बिंदु पर हम लोगों ने लंब डाला है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे बोला जाएगा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। तो अब इस नियम को मैं पढ़ूंगा और आप अच्छी तरह से समझेंगे। ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देख ही सकते हो, ठीक है, एक ही बिंदु पर तो है, एक ही तल में तो स्थित है। तो पहला नियम तो बढ़िया है, पहला नियम सही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा बात कह रहा है कि आपतन कोण अर्थात I सदैव ही, ये सदैव मतलब हमेशा, सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ी सी बात न्यूमेरिकल की कर ली जाए तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि किसी परावर्तक सतह पर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है तो बात बिल्कुल छोटा लेकिन आप देखेंगे बहुत लंबा लिखा हुआ है तो हो सकता है भारी हो, बिल्कुल भारी नहीं होगा। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से एक कोण हमें पढ़ना है कि यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये पूरे की बात कर लिया जाए यहाँ, तो इसे हम लोग D से लिखते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहा जाता है तो इसे कह दिया जाएगा विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण कह दिया जाएगा। इसे D से सूचित किया जाता है। अभी आप I और R समझिए, मैं बिल्कुल विचलन कोण अच्छी तरह समझाऊंगा और साथ में इस पर आपसे 10-12 न्यूमेरिकल भी बनवा दूंगा। 10-12 न्यूमेरिकल बनवा दिया जाएगा और परीक्षा में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, जानकारी के लिए बिल्कुल पर्याप्त हो जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन को पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा कि हम पढ़े हुए हैं। ये ना कहना होगा कि हम एंगल ऑफ डेविएशन तो जन्मे ना किए हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन भी जानिएगा, उस छोटी छोटी बातों को आप जानिएगा यहाँ, ठीक है, कि आप कुछ भी नहीं मिस करेंगे। ये हमारा वादा रहेगा कि कुछ भी आप मिस ना करेंगे। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखने में उब सकते हैं, तो मैं अभी ही इसे इतना ही तक समाप्त करता हूँ और आने वाले सत्र में आने वाले अपने पार्ट जो बनेंगे, आने वाले जो पार्ट बनेंगे उसमें मैं इस परावर्तन को आगे तक लेकर के चलूंगा और साथ में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण के प्रकार। बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप देखेंगे, आगे बोलने से कुछ फायदे है नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।